हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 ईस्वी के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन और रूस पर जापान की विजय, इन सब घटनाओं ने काफी प्रभावित किया। इनमें 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इसे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन राजवामबद्ध आंदोलन या प्रशासन में भारतीय की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल के जो नेता थे, इनके मुख्य मांग थे, अगर बात करें तो मुख्य मांगे अनुकूल प्रविघटन पद्धति की थी। अनुकूल प्रविघटन पद्धति थी। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। उदारवादी राजनीति और राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता या दादा भाई नौरोजी, जैसे कि फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और बैमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, इनका अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे। जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, लेकिन उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें, उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह सम भाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। गोखले ने 1889 ईस्वी में सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्ति वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। मतलब कि कह सकते हैं कि साक्ष्य जो था, एविडेंस जो था, ये देने को कहा गया। 1902 में वह बंबई संविधान परिषद के लिए और इसके बाद कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं था। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में और आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें तो साइमन कमीशन, याद रखिएगा, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज से, जब लाठी चार्ज हुआ तो लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। तिलक जो थे ये सेवा और बलिदान ये दोनों में विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल यानी बर्मा भेज दिया गया था। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट यानी जनता से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व आरंभ की ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दिशा को निम्नलिखित में से किस या किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, यानी डी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन और रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। इनमें 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इसे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि मेरी जाति के लोग अजेय हैं। सेकंड, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? सही जवाब है राजवामबद्ध आंदोलन, बी ऑप्शन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन यानी प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। थर्ड है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी और नरमपंथी धड़ों के बीच मतभेद व्याप्त था।
गर्मपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दी जाए। 4 नंबर है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे किस क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, इनका संबंध किन क्षेत्रों से था? जो नरमपंथी नेता थे, जो उदार दृष्टि वाले थे, इनका जो संबंध था शहरी क्षेत्रों से था। बी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता या दादा भाई नौरोजी, फिरोजा मेहता, दिनसा वाचा, बैमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि ये सभी शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, इनका अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, डी ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। 6 नंबर है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। ये उग्रपंथी नेता नहीं थे, डी ऑप्शन। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। 7 नंबर है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं से नहीं था? इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए। इसके बाद 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो सही जवाब है जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। 9 नंबर है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति, अगर बात करें तो भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। प्रश्न संख्या 10 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनिमय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? सेम प्रश्न सेम जवाब, थोड़ा सा लैंग्वेज अंतर है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध, यानी अगर बात करें तो प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बीजी तिलक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 नंबर है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की जो नीति थी अंततोगत्वा समाप्त हो गई।
बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल इनको अंदर से जो है आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। 12 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? सही जवाब है बीसी पाल। ठीक है, ऑप्शन ए। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक बिपिन चंद्र पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। 13 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब के बाद? समय बताइए। सही जवाब है 1906 के बाद। 1906 यानी ऑप्शन ए। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का जो प्रभाव था वो बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? इनमें से कौन सा नेता था जो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? सही जवाब है अरविंद घोष। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अरविंद घोष के उग्रवादी विचारधारा या गरम पक्ष के नेता थे। वे गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष इन में से एक थे। तो 4 स्तंभों में से ये एक थे। 1893-94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर, याद रखिएगा जो कांग्रेस है, कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, वो ये जो है अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही। ठीक है, याद रखिएगा ये जो बात है। और इसकी शासकों के अप्रसन्न होने से या होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। 1908 में पुलिस के द्वारा जो है मणिकतला उद्यान में छापा मारा गया। जिन 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर जो है अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई। बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पौंडीचेरी चले गए। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो सही जवाब है बिपिन चंद्र पाल, सी ऑप्शन। 16 नंबर है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर है शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे, फेमस थे? लाला लाजपत राय यानी सी ऑप्शन। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। 18 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
19 नंबर है, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मैजिनी को, याद रखिएगा, मैजिनी। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। उन्होंने, प्रश्न संख्या 20 है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे कौन थे? उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे। वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे, कौन थे? वे लाला लाजपत राय थे, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पंजाब केसरी के नाम से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में ये रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये वापस लौटते हैं। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वे एक ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजिनी और गैरिबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन उनकी एक महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। 21 है, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? सही जवाब है लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा था। 22 नंबर है, निम्न में कौन मध्य मार्गी नहीं था? निम्न में कौन मध्य मार्गी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी या मध्यम मार्गीय नीतियों से नौ राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। 23 नंबर है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? सही जवाब है अरविंद घोष, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा लोकमान्य तिलक, यानी सी ऑप्शन। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। वे मुकदमा हार गए, लेकिन इसका उचित प्रभाव हुआ। 25 नंबर है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वेलेंटाइन सिरोल, सी ऑप्शन। 26 नंबर है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वी सिरोल, ऑप्शन ए। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो बीजी तिलक को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? बीजी तिलक को सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की
और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। सही जवाब है मैक्स मूलर, बी ऑप्शन। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 29, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब, अगर बात करें तो जब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी जब क्या ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया, 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। 30 नंबर है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल यानी वर्मा भेज दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 31, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, सही जवाब है 6 वर्ष की, बी ऑप्शन। 32 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में, आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इसके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। 33, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और ईश्वर की यह देन है। इसके बाद 34, कथन ए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, कारण उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ए गलत है और आर सही है, यानी डी ऑप्शन। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, लेकिन इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। 35 है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? सही जवाब है बीजी तिलक ने, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 36 है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया?
किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 37, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।